हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और ये प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट हमने बना दिए हैं, तो अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जा कर के मेरे वीडियो सेशन से उन वीडियोज़ को देख लीजिए, ताकि जो प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के छूट गए हैं वो कवर हो सकें। देखिए, कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आइए आज उनके जो कुछ फैक्ट बच गए थे सिंधु घाटी सभ्यता से उनको देख लेते हैं। तो आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो देखिए, कल हमने 158 नंबर फैक्ट तक पढ़ा था कि ऊँट की हड्डियाँ जो है कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। तो देखिए, ऊँट की हड्डियाँ जो प्राप्त हुई हैं कालीबंगा नामक हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई हैं। 159 नंबर फैक्ट है, घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। तो देखिए, ऊँट की हड्डियों के अवशेष जो है कालीबंगा नामक हड़प्पापुरा स्थल से मिले हैं, जबकि घोड़े की जो अस्थियां हैं उनके अवशेष सुरकोटदा नामक स्थल से मिले हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। बकरा बलि हेतु प्रयुक्त होते थे। तो देखिए, जो है सिंधु घाटी सभ्यता में बलि भी दी जाती थी और बलि के लिए बकरा का प्रयोग किया जाता था। अगले सवाल की ओर आते हैं। बैल संहारहारी देवता शिव का वाहन था। तो देखिए, जो शिव का वाहन आप लोग नंदी सभी लोग जानते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी यह मान्यता प्रचलित थी कि बैल जो है संहारहारी देवता शिव, जो सबके संहारक हैं दुष्टों के, उनका जो है वाहन था। तो बैल शिव संहारककारी देवता शिव का वाहन था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के सवाल जो है समाप्त हो गए हैं। तो अब हम वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और फैक्ट जो हैं उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वैदिक जो सभ्यता है वह सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में विकसित हुई, और यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है वैदिक सभ्यता का काल। तो वैदिक सभ्यता जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक भारत भूमि में फली फूली और प्रचलित हुई। अगले सवाल की ओर जाते हैं। इसका पहला फैक्ट देख लेते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। तो देखिए, जो आरंभिक काल था वैदिक सभ्यता का, उसमें जो है वर्ण व्यवस्था जो है जो व्यवसाय जो लोग जैसा करते थे उसी पर आधारित थी। तो प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है व्यवसाय पर आधारित थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। यजुर्वेद में पहली बार राजसूय तथा वाजपेय यज्ञ का उल्लेख हुआ। तो देखिए, यजुर्वेद जो है वैदिक काल की एक कृति है, 4 वेदों में से एक है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में सर्वप्रथम जो है राजसूय तथा वाजपेय यज्ञ का उल्लेख हुआ था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में लिखा है। तो देखिए, जो 4 वेद हैं उनमें से जो यजुर्वेद है एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों ही विधाओं में लिखा हुआ है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के पहले माना जाता है। तो देखिए, आर्यों का आगमन का काल माना जाए तो 1500 ईसा पूर्व के पहले से माना जाता था। तो देखिए, आर्यों का जो भारत में आगमन है 1500 ईसा पूर्व से पहले से ही था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सूरदास ने अनार्यों को पराजित, सोचिए सूरदास नहीं सुदास है, तो सुदास नामक जो योद्धा था, राजा था, उसने अनार्यों को जो है पराजित किया था। तो सुदास एक आर्य था जिसने अनार्यों को जो है पराजित किया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल जो था उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी जो मानी जाती थी सिंधु नदी, और हड़प्पा सभ्यता भी सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ। तो देखिए, सबसे पुरातन वेद ऋग्वेद माना जाता है, और ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी पूछा जाए तो सिंधु थी, जबकि ऋग्वेद में जो वर्णित सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती थी सरस्वती थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ऋग्वेद
में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता था। तो देखिए ऋग्वेद में जो ऋचाएँ होती थी उनको पढ़ने वाले जो विद्वान होते थे, ऋषि होते थे, उनको होत्री नाम से जाना जाता था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। तो देखिए वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो सबसे नया वेद है वह अथर्ववेद है, और सबसे पुरातन वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद हो जाता है। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। तो ऋग्वेद में देखिए कुल मिलाकर 21 नदियों का जिक्र मिलता है। 173 नंबर फैक्ट है, आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था विदत थी। तो देखिए आर्यों की जो सर्वाधिक प्राचीन संस्था हुआ करती थी उसका नाम विदत हुआ करता था। विदत जो है आर्यों की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, सभ्यता नहीं संस्था थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। उत्तर वैदिक काल की सर्वाधिक प्रतापी देवता प्रजापति थे। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में जो सर्वाधिक प्रतापी देवता हुआ करते थे उनको प्रजापति नाम से जाना जाता था। तो उत्तर वैदिक काल के जो सर्वाधिक प्रतापी देवता थे प्रजापति थे। शूद्रों के देवता पोषण थे। तो देखिए ये फैक्ट महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो है उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक प्रतापी देवता थे वो तो प्रजापति थे, जबकि शूद्रों के जो देवता थे उनको पोषण नाम से जाना जाता था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ऋग्वेद में नाई को वाप्ता कहा जाता था। तो देखिए ऋग्वेद है जो सबसे पुराना वेद है, उसमें जो है ऋग्वेद में नाई जो हुआ करता था उसको वाप्ता कहा जाता था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई। तो देखिए सर्वप्रथम जो है कर लगाने की प्रथा जो है उत्तर वैदिक काल में शुरू की गई। अगले सवाल की ओर जाते हैं। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और उसके उत्पाद थे। तो देखिए जो वैदिक कालीन आर्य हुआ करते थे उनका जो है मुख्य रूप से भोजन जो है दूध तथा दूध से बने उत्पाद हुआ करते थे। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। देखिए अथर्ववेद सबसे लास्ट में लिखा गया वेद है, सबसे नवीनतम वेद है, और अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। तो देखिए मैक्स मूलर जो एक विद्वान हुए हैं उनके अनुसार जो है आर्य जो भारत में आए हैं मध्य एशिया से आए हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो देखिए मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, जबकि भारतीय विद्वान और महान नेता बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो है आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे। तो देखिए आर्यों के आगमन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो आप देख सकते हैं दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक जो हैं उनके अनुसार जो आर्य आए थे उत्तरी ध्रुव से आए थे। वैदिक काल में नियोग प्रथा प्रचलित थी। तो देखिए वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित थी, तो नियोग प्रथा जो है प्रचलित थी। वैदिक लोगों के द्वारा तांबा का प्रयोग पहले किया गया था। तो देखिए वैदिक लोगों के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, तो तांबा जो धातु थी उसका प्रयोग सबसे पहले वैदिक लोगों द्वारा किया गया। 185 नंबर फैक्ट है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो देखिए जो सिंधु घाटी की जो भाषा थी या लिपि थी उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, समझा नहीं जा सका, उसको भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, जबकि आर्यों की भाषा जो है संस्कृत थी। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अब उत्तर वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। देखिए पहले वैदिक काल था और वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल। तो देखिए वैदिक काल की संपूर्ण अवधि देखा जाए तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है, जबकि उत्तर वैदिक काल की जो अवधि देखा जाए तो 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक, नहीं 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। 6000 नहीं है दोस्तों, 600 ईसा पूर्व तक है। तो आइए उत्तर वैदिक काल से महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथ में लोहे को श्याम अयस तथा कृष्ण अयस कहा जाता था। तो देखिए उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं उनमें जो है लोहे को श्याम अयस तथा कृष्ण अयस के नाम से जाना जाता था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। महत्वपूर्ण राजा हुए बल्हिक, प्रतिपीय, राजा परीक्षित, जन्मेजय। तो देखिए जो उत्तर वैदिक काल में जो है महत्वपूर्ण राजा थे उनके नाम जो है बल्हिक, प्रतिपीय, राजा परीक्षित तथा जन्मेजय हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। जन्मेजय ने एक नया गायक और 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो देखिए जो है
जन्मेजय जो राजा थे उन्होंने एक नया गायक और 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। आर्यों का विस्तार सरस्वती नदी से वर्णवती नदी के किनारे हुआ और काशी का स्थापना हुआ था। तो देखिए आर्यों का जो विस्तार था जो सरस्वती नदी से लेकर वर्णवती नदी के किनारे तक हुआ और उन्होंने ही काशी नगर की स्थापना की। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ होते थे। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में जो है 3 आश्रम हुआ करते थे, जिसमें से ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम हुआ करते थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र व्यवस्था स्थापित की गई। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। तो देखिए उत्तर वैदिक काल से पहले मूर्ति पूजा का आरंभ नहीं हुआ था, लेकिन सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का आरंभ हो गया और गोत्र व्यवस्था भी विकसित हो गई। विधवा विवाह का प्रचलन तैत्तिरीय संहिता से मिलता है। तो देखिए विधवा विवाह का जो प्रचलन है तैत्तिरीय संहिता है उसमें मिलता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक ज़रूर पहुंच सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।